हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं संजय कुमार, आपका कॉमर्स टीचर। और आज हम चैप्टर सीखने जा रहे हैं बेटा, ये ऑरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये हमारा चैप्टर 8 है ये, ठीक है। अभी चैप्टर 7 भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। लेकिन ये इसका लिंक उससे कुछ है नहीं ज़्यादा, है तो पूरा अकाउंट से लिंक में ही आपस में, लेकिन उसका कुछ खास लिंक नहीं है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ इस चैप्टर को पहले सेपरेट करा देता हूँ, उसके बाद में हम 7 और 9 चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे ऑरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी है इस चैप्टर का नाम। तो इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले सीखा था कि अकाउंट्स रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। अगर कोई ट्रांजेक्शन लिखी गई है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है, उसके बारे में प्रूफ दिया जा सके, कोई पूछे तो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई प्रूफ देना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई लिखित में कोई पेपर होना चाहिए हमारे पास, कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे सिंपली अगर आप फीस डिपॉजिट कराते हैं स्कूल में तो आपको वहाँ से क्या मिलते हैं, रिसिप्ट मिलते हैं ना, डिपॉजिट रिसिप्ट मिल जाती है आपको, जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ मैंने इस मंथ की फ़ीस डिपॉजिट करा दी, ठीक है। ऐसे ही हम जब अकाउंट सीख रहे हैं, कॉमर्स सीख रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्या होता है बेटा, जो भी चीज़ें हैं सभी की सभी चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, वेरीफाइबल होना चाहिए और उसको बिलीव किया जा सके। इस वजह से उसके अंदर अकाउंटेंट्स में डॉक्यूमेंट्स का बहुत यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में समझते हैं आज। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस के अंदर क्या होती है बेटा, ट्रांजेक्शन होती है डेली, कुछ ना कुछ सेल परचेज, कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, कभी कुछ सामान इधर से इस ऑफिस से दूसरा ऑफिस जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। कभी सैलरी पे करनी है, कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना है, तो बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं, बहुत सारी इनकम भी होती रहती है, ठीक है। बहुत तरीके की सेल होती रहती है, कभी हम गुड्स बेच देते हैं, कभी फिक्स एसेट्स बेच देते हैं, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें प्रूव कैसे होंगी कि उनका जो अमाउंट हमने लिखा हुआ है अपने अकाउंट्स में वो उतना ही है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है या वह एग्जैक्ट है, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव हो सकती है, उसको प्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो, ठीक है। जैसे सिंपल अभी एक बात करते हैं, क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। Correct, transactions are made in business every day such as purchase, sale and goods। क्या करता है, कहता है हम बिजनेस में डेली परचेज भी करते हैं, सेल करते हैं गुड्स का, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सर्विसेज भी देते हैं, इसके बाद रिसिप्ट होता है, पेमेंट हमें मिलता है, वहाँ से कैश मिलता है, ठीक है। ऑल द अबाउट ट्रांजेक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सच एज कैश मेमो, कैश रिसिप्ट। तो अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो भी ट्रांजेक्शन हुई इनको प्रूव करने के लिए, ठीक है, इनको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैश में होना चाहिए, कैश रिसिप्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने किसी को पे किया है तो वहाँ से हमें कैश रिसिप्ट मिलेगा, ठीक है। अगर हमने किसी को पे किया तो हम अपनी तरफ से कैश रिसिप्ट बना के देंगे। तो ये पूरा चैप्टर किसका बेस पे है बेटा, वाउचर के बेस पे है कि कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय किस टाइप का वाउचर की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम सेल करेंगे तो सेल बिल की जरूरत होगी, अगर परचेज करेंगे तो परचेज बिल की जरूरत होगी। तो एक बार इसको देख लीजिए, ये पूरा लिखा हुआ है, इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद हम आगे सीखते हैं कि सबसे पहले कैश मेमो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले कैश मेमो सीखते हैं। कैश मेमो है, कैश मेमो भी एक बिल का ही पार्ट है। तो मैं कैश मेमो से पहले आपको एक बिल सिखा देता हूँ, बिल क्या होते हैं, बिल के साथ ही आप कैश मेमो भी सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मानते हैं हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस हमारा किस चीज़ का है, मोबाइल बेचने का, ठीक है। हम लोग आईफोन सेलर हैं, हम लोग आईफोन बेचते हैं, ठीक है। वी आर आईफोन सेलर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरीके से सेल कर सकते हैं। सेल कैन बी टू टाइप, ठीक है। सेल किस टाइप में हो सकती है, सेल कैन बी इन टू टाइप्स, ठीक है। टू टाइप्स में मतलब बेटा, हम किसी को कुछ सामान हो सकता है कैश में बेचें, हो सकता है कुछ ग्राहकों को हम लोग उधार में बेचते हैं, ठीक है। तो जो कैश में बेचेंगे उसको तो बोलेंगे हम लोग कैश से, ठीक है। और जो हम लोग सामान को उधार में बेचेंगे
इसको हम कैश परचेज बोलते हैं, ठीक है, सॉरी क्रेडिट सेल। ठीक है, जब कैश में बेच रहे हैं तो कैश सेल, और जब क्रेडिट में बेच रहे हैं तो क्रेडिट सेल। तो अगर मान लो मैंने कैश में बेचा, सबसे पहले क्या बेचा बेटा, मैंने कैश में बेचा। कैश में बेचूंगा तो क्या करूंगा, एक फॉर्मेट बनाऊंगा जैसे इस टाइप का है, ठीक है, इसमें मेरी कंपनी का नाम होगा, ठीक है, जैसे लिख लेते हैं हम लोग CR रामसन्स, हमारी कंपनी का नाम है CR रामसन्स, ठीक है। हम लोग मोबाइल सेलर हैं, हमारी कंपनी का नाम आ गया ऊपर, ऊपर इसके ऊपर लिखा रहता है कैश मेमो, ठीक है, कैश मेमो लिखा रहेगा। इसके नीचे यहाँ पे पर्टिकुलर हो गया कि आप कौन सा सामान बेच रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्वांटिटी हो गई, ठीक है, क्वांटिटी के साथ साथ में आपका रेट हो गया, और फाइनली यहाँ पे अमाउंट आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ मिलता जुलता फॉर्मेट होता है, ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, और जिसको बेच रहे हैं टू, उसका नाम यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे डेट आ जाती है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और यहाँ पे इनवॉइस नंबर भी हो सकता है इसका, जैसे इनवॉइस नंबर मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का है छोटा सा, इसमें छोटा बनाया है, इसको आप समझिए। आप लोगों ने हाँ अपनी लाइफ में भी बहुत सारे बिल देखे होंगे, आजकल बच्चे फ़ोन मंगाते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का बिल आता है, तो सेम एज इट इज़ उसी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो बायर खरीदता है, ठीक है, कैश में अगर बेचा है तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं होती इस पार्टी का नाम, ठीक है, यहाँ पे सिंपली कैश लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कैश लिख देते हैं, और नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी गुड्स बेचा है, जैसे मान लेते आईफोन बेचा हमने, आईफोन लिख देते हैं, कौन सा मॉडल नंबर है, यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह डाल देते हैं ना, और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, रेट क्या है उसका, ठीक है। $70,000 का है जैसे मान लेते हैं, उसका फाइनली अमाउंट क्या आया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टैक्स लगा दिया इसके ऊपर, GST लग गया, GST कितना लगा दिया आपने, ठीक है। तो GST लगाने के बाद जो भी फाइनल अमाउंट आया आपने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे जो ऑथराइज सिग्नेचर होते हैं, बिल बनाने वाले, जिस कंपनी ने बिल इशू किया है, ठीक है, जिस कंपनी ने बिल इशू किया वो क्या करेगा, यहाँ पे लास्ट में ऑथराइज सिग्नेटरी अपने साइन कर देगा, सिंपल। तो इस तरीके से देख रहे हैं बेटा कि जब हम माल बेच रहे हैं तो हम लोग कौन सा बिल बना रहे हैं, कैश में, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसका नाम लिखना है, कैश का नाम, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्रेडिट सेल, ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूँ, क्रेडिट सेल का अगर हम माल किसी को उधार में बेच रहे हैं तो भी ऐसा ही फॉर्मेट बनेगा, उस केस में भी ऐसा ही वाउचर बनेगा, लेकिन उसमें एक खास बात क्या होगी कि उसमें यहाँ पे कैश ना लिख के, यहाँ पे कैश कभी नहीं लिखा जाएगा, और उस पार्टी का नाम लिखा जाएगा जिसको हमने माल बेचा है। तो यहाँ पे कैश की वजह क्या आएगा बेटा, वेल्डर नेम आ जाएगा, सॉरी पार्टी नेम आ जाएगा जिसको हमने बेचा, या क्लाइंट नेम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्लाइंट नेम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सीखा कैश सेल और क्रेडिट सेल करेंगे तो दो चीजें बनेगी, ठीक है। पहला बनेगा कैश मेमो, और दूसरा इससे बनेगा क्या बेटा, पहला क्या बनेगा कैश सेल करने से, कैश मेमो। ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, किस चीज का डॉक्यूमेंट्स है कि आपने कोई सामान बेचा है। और यहाँ क्रेडिट सेल करने से क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा, इसको बोल सकते हैं क्रेडिट इनवॉइस, क्रेडिट इनवॉइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया कैश सेल और क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करेंगे तब भी ऐसा ही डॉक्यूमेंट्स होगा, क्रेडिट से कैश सेल करेंगे तो भी ऐसा ही डॉक्यूमेंट्स होगा। उसमें हाँ कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं, जहाँ पे बल्क में सेल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे डिस्काउंट वगैरह के कॉलम भी आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। चैप्टर में जब जर्नल एंट्री करेंगे तो कैश क्या डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कैसे देते हैं, वो चीज़ें वैसे मैं थ्योरेटिकल पार्ट बता चुका हूँ आपको पहले, लेकिन वो भी हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, एक बार दोबारा से उसको भी सीखेंगे। तो मेरे को लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, कैश मैन, ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, क्रेडिट सेल, ठीक है।
फर्स्ट मैंने सीखा कैश सेल, जिसे कैश मेमो हो गया। दूसरा हो गया मेरा, अगर मुझसे, मैं एज ए अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एज ए सीए काम कर रहा हूँ, तो मान लेते हैं अगर मुझसे ऑनर पूछेगा कि आपने कितने का सामान बेचा है, तो मैं बोलूँगा सर मैंने 10,000 का सामान बेचा है। कहे ठीक है, मेरे को बिल दिखा दो जो जो आपने सेल किया हुआ है। तो उसको मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा, ये बिल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे अगर तो वो बिल देखेगा, बिल देख के समझ जाएगा कि कितना मैंने कैश में बेचा है, कितना मैंने उधार में बेचा है। अगर जितना कैश में बेचा हो उतना कैश भी अवेलेबल होना चाहिए। अगर क्रेडिट में बेचा है तो उन पार्टीज़ के नाम लिखे रहने चाहिए मेरे पास रिकॉर्ड में। तो ये इस तरीके से हम अपने सेल का प्रूफ अपने ऑनर को, जो भी उस इंफॉर्मेशन को चाहते हैं, उन तक हम कन्वे कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके साथ साथ में हम एक चीज़ और सीखते हैं। एक चीज़ और क्या सीखने जा रहे हैं कि वी आर आईफोन सेलर थे हम लोग यहाँ पे। अब मान लेते हैं हम सेल करते हैं तो कहीं से ना कहीं से परचेज भी तो करते होंगे। अगर मैंने आईफोन सेल किया है तो कहीं ना कहीं से परचेज भी तो करना पड़ता होगा मेरे को, ठीक है। अगर मैं परचेज करूँगा, ठीक है, ये तो मैं सेलर के केस में था। अगर मान लेते हैं हम परचेजर हैं, तो अगर मैं परचेजर हूँ तो तब भी मेरे को सामान तो खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो परचेज भी किस टाइप में हो सकती है, 2 टाइप्स में। जैसे सेल लिखा हुआ है, सेल के स्लैश में यहाँ पे परचेज लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज लिख लीजिए। तो ये परचेज का भी ऐसा ही इनवॉइस हो सकता है, ठीक है। परचेज का भी इनवॉइस ऐसा ही होगा, उसमें बस रिवर्सल क्या होगा, जिसने हमें सामान बेचा वो हमारा नाम यहाँ पे, उसका नाम, जिसने हमें सामान बेचा उसका नाम ऊपर आ जाएगा हेडिंग में, ठीक है। उसके बाद उसने हमें बेचा तो हमारा नाम आ जाएगा। अगर उसने कैश में बेचा तो कैश सेल हो जाएगी उसके लिए, और हमारे लिए कैश परचेज हो जाएगी। अगर हमने कैश में खरीदा तो बेटा क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैश परचेज। सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैश परचेज हो सकता है वो, ठीक है। और अगर मैं उसको उधार में खरीदता हूँ किसी से तो मेरे लिए वो क्रेडिट परचेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस इनवॉइस के साथ साथ आपने एक चीज नहीं सीखी, 5 चीजें सीखी है, ठीक है। तीसरा और ये 4, ठीक है। सबसे पहले आपने कैश मेमो सीखा, कैश मेमो होता क्या है। उसके बाद में सीखा सेल, सेल किस 2 टाइप्स की होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। और उसके बाद में थर्ड आपने सीखा कैश परचेज, और ये 4, ठीक है। ओवरऑल सीखा आपने 5 आइटम्स है, लेकिन हमने इसके अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है 4 आइटम्स, ठीक है। कैश में एक अलग टॉपिक था, लेकिन इसके अंदर ही मैंने इसको इंक्लूड करके समझा दिया, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी बात जो आती है हमारे सामने, जैसे हमने किसी को सामान बेचा है, ठीक है। अगर हमने किसी को सामान बेचा तो वो तो हमारे लिए हो गया सेल, ठीक है। अगर जिस व्यक्ति ने हमसे सामान खरीदा है तो वही उसके लिए परचेज बिल बन जाए। तो जो परचेज बिल होता है उसके ऊपर कभी भी परचेज बिल नहीं लिखा रहता है, सिर्फ सिंपल एक ही वर्ड लिखा जाता है, इनवॉइस या फिर क्रेडिट इनवॉइस, ठीक है। अगर कैश इनवॉइस है तो सिंपल हम कैश इनवॉइस लिख देते हैं। अगर क्रेडिट इनवॉइस है तो उसके ऊपर क्रेडिट इनवॉइस लिख दिया जाता है। बस यही डिफरेंस होता है। परचेज के लिए अलग से कोई बिल या सेल के लिए अलग से कोई बिल का फॉर्मेट नहीं होता है, दोनों फॉर्मेट सेम होते हैं। क्योंकि अगर मैं सेलर हूँ तो किसी और के लिए वो परचेजर होगा, वो कोई दूसरा बंदा। अगर किसी और ने मेरे को सेल किया है तो मैं उसका परचेजर हूँ, ठीक है, वो मेरा सेलर है। तो बिल तो दोनों का एक ही है ना। होगा सिर्फ क्या कि डबल कॉपी होगी, एक कॉपी उसके पास रहेगी, एक कॉपी मेरे पास रहेगी, ठीक है। सिंपल हम ये समझ लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल का अलग बिल होता है, उसका अलग फॉर्मेट होता है, परचेज का अलग फॉर्मेट होता है, तो ऐसा कभी नहीं होता बेटा। दोनों फॉर्मेट दोनों हमेशा सेम ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि सेलर ने अगर सेल किया और जिसने परचेज किया उसके लिए परचेज बिल बन गया, और सेलर के लिए सेल बिल बना रहा, ठीक है। लेकिन होता क्या है, हम दोनों चीज़ों को अलग अलग मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर मैंने सेल किया है, गुड्स बेचे हैं, तो उसके बिल्स को मैं अलग रखता रहूँगा। अगर मैंने गुड्स कहीं से परचेज किया है तो उसके बिल्स को मैं अलग फाइल में रखूँगा। इससे मेरे को क्या पता चलता है कि टोटल मेरी परचेज कितनी है और टोटल मेरी सेल कितनी है। इससे क्या होता है, आप बहुत ही क्विकली किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप सबको एक साथ मिक्सअप करके रख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा सेल का बिल है, कौन सा परचेज का बिल है, ठीक है। और अकाउंट्स में क्या होता है, बहुत ही क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार जैसे सामान ऑर्डर करना है तो पिछले बिल से प्राइस का कंपेयर करना है, उस केस में फाइल को उठा के चेक किया जाता है, एक एक बिल्स को, एक एक डॉक्यूमेंट्स को, एक एक ट्रांजेक्शन को। तो उस केस में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए क्या करते हैं, सिंपल परचेज के बिल्स को अलग रखा जाता है, जिससे जो मैंने बाहर से किसी से खरीदा है
और सेल के बिल को हम अलग रखते हैं जो मैं गुड्स किसी को बेच रहा हूँ। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है, आगे आगे समझते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीख रहे हैं रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट क्या होती है? अब मैंने आपको बताया कि क्रेडिट सेल होती है और क्रेडिट परचेज होती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं मैंने क्रेडिट सेल की थी सबसे पहले, वैसे तो परचेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना खरीदे तो बेच ही नहीं सकते कुछ भी। ठीक, तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, क्रेडिट सेल का मैंने एग्जांपल दिया। अगर मैंने क्रेडिट सेल की है तो एक समय के बाद वो जिसको मैंने सेल किया है वो पर्सन मुझे पैसे भी देगा, रिफंड करेगा, है ना, मनी देगा मेरे। तो जब मैं कैश रिसीव करूँगा, क्या करूँगा बेटा, कैश रिसीव करूँगा, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको एक एज ए प्रूफ दूंगा। क्या प्रूफ दूंगा? मैं उसको एक कैश रिसिप्ट की पर्ची काट कर दे दूंगा, या उसको एक फॉर्मेट होगा, मेरे पास हर कंपनी का अपना अपना फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट मैं उसको काट के दूंगा कि आपकी तरफ से मेरे पास कैश आ गया है। ठीक है, इसको एक्नॉलेजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी होता है कैश रिसिप्ट का। ठीक है, ये ऐसे ही क्रेडिट परचेज। अगर मैंने किसी से सामान खरीदा है तो मुझे भी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद वो दोबारा मुझसे पेमेंट ना मांगे, इसलिए मुझे उससे क्या मिलेगी, कैश रिसिप्ट मिलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को कैश रिसीप्ट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, कैश रिसीप्ट, इसको रिसिप्ट बोल देगा। ठीक है, तो कैश रिसिप्ट इशू करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, कैश रिसिप्ट को रिसीव करूंगा। यहाँ पे क्या करूंगा, रिसीव करूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको रिसिप्ट के बारे में कि रिसिप्ट क्या होता है। जब भी मैं क्रेडिट सेल करूंगा तो कैश रिसिप्ट मेरे को इशू करना पड़ेगा जब पेमेंट रिसीव हो जाएगी। ठीक है, ये कब होगी, जब मेरे को व्हेन पेमेंट रिसीव्ड, व्हेन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। और ये कब होगी, जब व्हेन पेमेंट मेड टू वेंडर। वेंडर वर्ड बोल रहा हूँ, क्रेडिटर भी बोलते हैं बेटा, इसको क्रेडिटर ही बोलते हैं एक्चुअल में। और यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर की वजह डेटर लिख सकते हैं, डेटर बोलते हैं क्योंकि हम टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग, ये डेटर हो गया, ये क्रेडिटर हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है।